हाँ सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब तक हमने वर्क देखा, वेरिएबल फोर्स देखा, कांस्टेंट फोर्स देखा, वर्क देखा, काइनेटिक एनर्जी देखा एंड से वर्क एनर्जी थियरम देखा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे उस दिन बताया था कि काइनेटिक एनर्जी, सो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी है, ओके, ऑब्जेक्ट के पास उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी है जिससे हम कोई भी काम कर सके, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सेम वे वहीं पर ऑब्जेक्ट के पास अपनी कॉन्फ़िगरेशन और डेजिग्नेशन की वजह से जो एनर्जी है, ओके, उसी को हम, और वो एनर्जी से वो वर्क कर सकता है ऑब्जेक्ट, सो वही उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और से कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी है, एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है वो उसके पास कहाँ से आई, किसने दी, possessed by the object by the virtue of its designation और से height और से position और से configuration। उसके configuration की वजह से ये जो एनर्जी आई है इसी को हम बोलते हैं, मतलब configuration ऐसा है कि उसके पास एनर्जी स्टोर हो गई। ओके, तो वो एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। डन? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। The word potential suggests possibility और capacity for action। Obviously पोटेंशियल वर्ड वही तो बोलता है कि यार पोटेंशियल मतलब क्या, इसके पास वो एबिलिटी है, ओके, वो स्टेमिना है। हम नहीं बोलते ये क्रिकेटर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ओके, और से इसका पोटेंशियल बहुत, ये स्टूडेंट का पोटेंशियल बहुत हाई है, ओके। पोटेंशियल हाई मतलब क्या, कैपेसिटी बहुत हाई है, या फिर से बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकती है या ला सकता है। पोटेंशियल मतलब एबिलिटी और से कैपेसिटी, ओके, वो हाई है। सो वही है, पोटेंशियल वर्ड वही सजेस्ट करता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, कैपेसिटी है, ओके। जैसे कि धीरू भाई अंबानी जब थे, मुकेश अंबानी के पापा, ओके, तब नरेंद्र मोदी जी इतनी बड़ी फिगर नहीं थे, ओके। अब तो प्राइम मिनिस्टर है लास्ट 10 ईयर्स से इंडिया के, तो पूरा वर्ल्ड जानता है। लेकिन जब धीरू भाई थे तब इतनी बड़ी फिगर नहीं थे, तब थोड़ी बहुत मुलाकात हुई थी और कुछ डेजिग्नेट, मतलब कुछ बातचीत और ये हुई थी। तब उन्होंने अपने बेटे को कहा था कि लंबी रेस नो घोड़ो छे, ऐसा कहा था, ओके। ये लंबी रेस का घोड़ा है, मतलब ऐसा नहीं कि वो छोटी गेम खेलेगा, ओके, बहुत ही दूर तक जाने वाला है, सोचते भी बहुत दूर है, ओके। अभी ही मैं जस्ट लेक्चर से पहले अभी ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था, तो एक सजेशन मतलब दिखा मुझे। सो वो देखा तो वो हमारे भूपेंद्र भाई पटेल, हमारे चीफ मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर का फर्स्ट पॉडकास्ट आया था, ओके। कोई गुजराती चैनल होगी, यूट्यूब चैनल मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन जो ट्रेंडिंग हो वो दिख जाता है ना यूट्यूब पर, तो वो आया था, तो वो मैं सुन रहा था। तो उसमें भी उन्होंने, भूपेंद्र भाई पटेल ने वही बात बताई कि अपने प्राइम मिनिस्टर की ये सबसे ज़्यादा खास बात है कि वो बहुत दूर का देखते हैं। कोई एक महीने पहले का सोचता है, कोई 1 साल पहले का सोचता है, कोई 5 साल पहले का सोचता है, लेकिन जहाँ तक कोई सोच नहीं सकता ना, उसके आगे नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं ऐसे, ओके। वो उनका एक्सपीरियंस रहा है मोदी जी के साथ, वो ऐसा बोल रहे थे, मतलब या आ जाते हैं वहाँ पर। कहने का मीनिंग है पोटेंशियल, ओके, कि कितना पोटेंशियल है, ओके। तो वहाँ पर हम पोटेंशियल वर्ड यूज करते हैं कैपेसिटी, ओके। द टर्म पोटेंशियल एनर्जी ब्रिंग्स टू वंस माइंड स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी हम बोले तो किसी के भी माइंड में आ जाएगा क्या, कि स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब हम ऐसा बोले ना, एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट टू कैपेसिटी टू डू वर्क, ओके, मतलब क्यों आई, बाय द वर्च्यू ऑफ और ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स डेजिग्नेशन और लोकेशन, कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, हाइट, कुछ भी बोलो, ओके। तो उसकी वजह से उसके पास एनर्जी आई, वो एनर्जी से वो काम कर सकता है। दैट मीन्स कि उसके पास स्टोर्ड है एनर्जी। एनर्जी अगर उसने ली और कहीं पर दे दी होगी तो खत्म हो गई,
तो फिर वर्क नहीं कर सकेगा। लेकिन ये एनर्जी मतलब ये ऑब्जेक्ट के पास स्टोर्ड रहती है, इसीलिए जब भी हम बोले कि पोटेंशियल एनर्जी, तक मतलब क्या कि उसके पास कुछ स्टोर्ड एनर्जी ऑलरेडी है। जैसे हम बोले कि हमारा स्टेमिना अच्छा है, तो स्टेमिना अच्छा है मतलब क्या कि भाई हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है पूरा वो हमने ऐसा मेंटेन रखा है बाय गॉड ग्रेस की हम कंटिन्यू वर्क कर सके, कंटिन्यू भाग सके, चल सके, साइकिलिंग कर सके और से लॉन्ग टाइम तक हमारा वर्किंग लोड ज्यादा रहे तो भी हम मेंटेन कर पाए। ओके तो वो होता है स्टेमिना। तो वैसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि इट्स लाइक अ स्टोर्ड एनर्जी। अब डिफरेंट डिफरेंट वे में एग्जांपल्स गिवन है जहां जहां स्टोर्ड एनर्जी है। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल गिवन है बाउ एंड एरो। ओके मतलब वो धनुष और तीर। ओके सो बाउ एंड एरो। सो ये जो बाउ होता है, ओके स्ट्रेच्ड बाउ मतलब वो जो बाउ स्ट्रिंग, ओके धनुष की जो स्ट्रिंग होती है ना, ओके वो स्ट्रिंग थंग आवाज आती है जहां पे हम एरो को रखते हैं। ओके सो वो बाउ स्ट्रिंग जो होती है उसको स्ट्रेच किया, मतलब ऐसे बांधा हुआ है एकदम खतरनाक टाइट। ओके एकदम टाइट बांधा हुआ है, अब उसको ऐसे बहुत जोर से खींचना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है वो स्ट्रिंग। ओके दिखाइए ना धनुष को। ओके सो उसको बहुत ज्यादा ऐसे खींचना पड़ेगा। तो जब हम इसको ऐसे खींचते हैं सो वो खींची जाती है और वो जो हमने खींचा ना उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गई। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई वर्क किया और कोई फोर्स लगाया और उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका डेजिग्नेशन चेंज कर दिया। ओके तो उसके अंदर एक एनर्जी आ गई और जैसे ही हम छोड़ेंगे ना तो ये उसके अंदर एनर्जी आ गई। वो एनर्जी कौन है? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ना ये सीधा जाएगा, मतलब क्या ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में और वो एरो आगे चला गया लाइक दैट। ओके सो वही चीज बोल रहे हैं, व्हेन इट इज रिलीज्ड द एरो फ्लाइज ऑफ एट अ ग्रेट स्पीड। दूसरा एग्जांपल गिवन है द अर्थ क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। ऑब्वियसली जो अर्थ क्रस्ट है हमारा वो यूनिफॉर्म नहीं है। ओके अगर थ्रू आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड देखे तो जो अर्थ क्रस्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ओके बट हैज डिसकंटिन्यूटीज एंड डिसलोकेशंस दैट आर कॉल्ड फॉल्ट लाइंस। तो बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी और डिसलोकेशंस है जिसको फॉल्ट लाइन बोलते हैं, फॉल्ट लाइन। ओके मतलब ऐसे नहीं है कि ये सरफेस जैसे हमें दिख रही है कंटिन्यूअस वैसे ही नीचे भी कंटिन्यूअस है, ऐसे कंटिन्यूअस नहीं है। ओके बहुत सारी ऐसी फॉल्ट लाइंस है। तो ये जो फॉल्ट लाइंस है, ये फॉल्ट लाइंस जो है इट्स लाइक उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। जस्ट लाइक जैसे हम स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करके ऐसे दबा के रखे तो कैसे उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, वैसे ये फॉल्ट लाइंस के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। और जब वो अपनी डेजिग्नेशन कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं ना तभी अर्थक्वेक आता है। जब ये फॉल्ट लाइंस अपनी डेजिग्नेशन और से अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करे खुद ब खुद, या हमने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, हमने यहाँ पर कुछ ऐसे बहुत ज्यादा डीप बोर कर दिया और समथिंग लाइक दैट, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और वो एनर्जी रिलीज हुई वही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। वो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वही क्या है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके तो वो एग्जांपल गिवन है। दीज फॉल्ट लाइंस इज इन दी अर्थ क्रस्ट आर लाइक कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो जैसे कंप्रेस्ड स्प्रिंग, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग में जैसे एनर्जी स्टोर्ड होती है वैसे ही ये फॉल्ट लाइंस में एनर्जी स्टोर्ड है। दे पॉसेसेस लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग में होती है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग में जैसे होती है उतनी ज्यादा स्टोर्ड एनर्जी इसके अंदर है। किसके अंदर? ये फॉल्ट लाइंस के अंदर। और उसी की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। सो एन अर्थक्वेक रिजल्ट्स व्हेन दीस फॉल्ट लाइंस रीएडजस्ट। जब वो लोग अपनी लोकेशन चेंज करते हैं बाय देमसेल्व्स, और हमने कोई एक्टिविटी की और उनकी लोकेशंस में कोई चेंजिंग आया, उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। मतलब जैसे कि हम रिवर पर डैम बना रहे हैं, ये भी एक छोटा सा नहीं बहुत बड़ा रीजन है किस चीज के लिए? ये फॉल्ट लाइंस की लोकेशंस को चेंज करने के लिए। क्योंकि हम देखो कितना ज्यादा वाटर कंटेंट एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता, कैसे पूरा रिवर बहती रहती और सारा का सारा पानी एक ही साइड में, जहां पे नेचुरली पहले से स्टोर्ड है समंदर में, ओशन में, वहां पे स्टोर्ड रहता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रिवर है उसके ऊपर हमने डैम्स बना दिए। तो क्यों? हमारे बेनिफिट के लिए। तो बेनिफिट तो हमें अच्छे लगते हैं लेकिन सबकी एक एडवर्स इफेक्ट होती है। सबकी एक एडवर्स इफेक्ट मतलब हम बुरी नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई भी एक्शन का रिएक्शन तो होगा। मतलब लॉ ऑफ कर्मा तो है ही, लेकिन एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा में क्या है
इनपुट, आउटपुट और कंसिक्वेंसेस ऑफ आउटपुट, 3 होते हैं। okay. ऐसे स्पिरिचुअल साइंस में भी ऐसा ही है। क्या कर्म होता है, वैसे ही इनपुट, आउटपुट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ आउटपुट। तो वैसे ही क्या है स्पिरिचुअल साइंस में भी एक होता है कर्मा, देन कर्म फल। एक होता है कर्म और एक होता है कर्म फल, मतलब उसका जो फल मिला वो। और एक तीसरा भी होता है कर्म फल और उसका परिणाम, मतलब थर्ड कंसिक्वेंस, कर्म फल का परिणाम। मतलब सपोज तुमने अभी ऐसा कोई विश किया कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हो तो मैं इतना चैरिटी करूँ, यहाँ पे मंदिर बनाऊँ, ये विश किया तुमने। ओके, और वो तुम्हारा गोल भी है। सपोज अभी तुम मेहनत कर रहे हो, पैसे अर्न करने की सिचुएशन में आ गए 10 इयर्स के बाद, अभी तो पढ़ रहे हो, सपोज 5-10 इयर्स के बाद तुम अर्निंग कर रहे हो, पैसे इकट्ठा किए, तो तुम्हें ऐसा लगा कि थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा हो ना तो मैं ऐसे चैरिटी करूंगी या करूंगा। ओके, ये तुमने सोचा, सिर्फ ये तुमने सोचा ना, वही तुम्हारा एक मेंटल कर्मा है, एक मेंटल कर्मा है जो तुमने सोचा, तो वो मेंटल कर्मा का भी रिटर्न आएगा। ओके, फिर तुमने अपने मम्मी पापा को भी बताया कि मेरा ऐसा विश है, मैं ऐसा चाहती हूँ, ऐसा चाहता हूँ, तो ये तुमने बोला, तो ये भी एक कर्मा है, उसका भी रिटर्न आएगा। वो तो तुरंत ही शायद आ जाए कि मम्मी, अरे वाह 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 मेरा बेटा, वाह मेरी बेटी, इतना अच्छा सोच रही है, तो इतना अच्छा सोचा तूने, ये वो, तो वो रिटर्न आ गया। तुमने अच्छे वर्ड्स बोले, मतलब अच्छा कर्मास बोला, तो अच्छे अच्छे वर्ड्स तुम्हारे लिए आ गए। फिर एक्चुअल में तुमने किया, अभी तक तो किया ही नहीं था, लेकिन एक्चुअल में किया। जब एक्चुअल में करोगे तो उसका रिटर्न मिलेगा। ओके, तो वो जो उसका रिटर्न मिलेगा वो हमें दिखेगा नहीं। ओके, वो तो मतलब भगवान के लिए तुम कर रहे हो तो दिखेगा थोड़ी, वो तो फिर बहुत बड़ा कुछ होके तुम्हें मिलेगा। ओके, क्योंकि भगवान के लिए क्या ना, सपोज भक्ति की तुमने, तो भक्ति की, तो वो भी भक्ति करना भी एक कर्मा है, तो परिणाम दिखता है क्या? भगवान की भक्ति की तो हम नहीं, कई लोग बोलते हैं भक्ति की तो ये मिला, भक्ति की तो ये मिला मुझे। एक्चुअली ऐसा नहीं है, मिलता तो है, लेकिन अभी जो मिल रहा है ना वो तो पहले के कर्मा का परिणाम है, अभी जो मिल रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो वो स्पिरिचुअल साइंस है, उसको अभी रहने देते हैं। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, कर्मा, कर्मफल और उसका परिणाम मतलब कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमने वो डैम की बात कर रहे थे कि डैम बनाया अच्छे के लिए, तो ये कर्मा हो गया अच्छा, और फिर उसका रिटर्न आउटपुट क्या है, हमें एनर्जी मिली, हमें चाहिए तब पानी मिलेगा, हम जहाँ पे पानी नहीं है वहां तक की हमने पाइपलाइन डाल दी, नॉर्थ गुजरात राजस्थान तक, और वहां पर सपोज हम पानी भेज रहे हैं नर्मदा सरदार सरोवर डैम से, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब इनपुट जो बनाया था डैम, उसका आउटपुट है, लेकिन उसका कंसिक्वेंसेस भी होता है। तो कंसिक्वेंस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वहां के लोगों को रीलोकलाइज्ड करना पड़ेगा, वहां जो रह रहे होंगे, अब तो पानी भर गया तो वहां जो रह रहे थे उन लोग को दूसरी जगह रहने जाना पड़ेगा। तो ये आउटपुट का भी कंसिक्वेंसेस है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, फिर जैसे अभी हमने ये अर्थ क्रस्ट की बात की, तो बहुत ज्यादा लोड आ गया एक ही जगह पर, तो वहां भी नीचे चेंजेस होंगे, अर्थ के नीचे भी चेंजेस होंगे। तो वो भी क्या है, कर्मा, कर्म परिणाम फल, कर्म फल भी मिल गया, लेकिन ये तो उसका भी कंसिक्वेंसेस है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, earthquake and all आता है। Now, thus potential energy is the stored energy by virtue of its position or a configuration of a body. Okay? तो potential energy क्या है? Stored energy ही है। By virtue of its potential और से by virtue of its say height, configuration, position, कुछ भी बोलो, ओके, बट उसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है, वो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलो। So the body left to itself releases the stored energy in the form of kinetic energy। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से यहाँ ले गया, तो उसका लोकेशन चेंज कर दिया मैंने, यहाँ था और उसको मेरी एनर्जी का यूज करके यहाँ ले गया, तो मैंने अपनी एनर्जी उसको दे दी, तो वो उसके अंदर एज अ स्टोर्ड एनर्जी रहेगी, और उसके पास क्या आ जाएगी, समथिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ जाएगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी सपोज हम माने 0, तो इसकी कुछ होगी 10 जूल जैसी। क्यों? क्योंकि उसकी लोकेशन चेंज हो गई, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई।
अब ये सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, व्हेन बॉडी लेफ्ट टू इटसेल्फ, मतलब जब इसको छोड़ दे, ये बॉडी को हम छोड़ दे, तो अब तो पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे अभी बॉ एंड एरो वाला देखा, तो ऐसे करके खींचा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, हमारी एक्शन की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और जैसे ही हमने छोड़ दिया ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर भी सेम ही बोल रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर से तुमने छोड़ा तो ऊपर ले गए, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और जैसे ही छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड? ओके, देखो ये एग्जांपल तो हम 11th में भी किए हैं, 9th में भी करते थे। कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऊपर ले गए, फिर वापस नीचे आए, 3 इक्वेशन का यूज करते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन का एंड और ये सब तो हमें पता ही है। तो याद करो 9th में भी हम ऐसे न्यूमेरिकल्स देखते थे कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सपोज है 10 जूल और काइनेटिक एनर्जी है सपोज 0 जूल। फिर जैसे जैसे यहाँ आधे आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी भी आधी हो गई, क्यों? क्योंकि वो यूज हो गई है 5 जूल, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 जूल थी और अब वो तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, तो सपोज काइनेटिक एनर्जी हो गई 5 जूल। अंडरस्टूड? और यहाँ नीचे आते 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 ऐसा समझो कि जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड को हिट करने ही वाला है, तो मतलब क्या इस एकदम नजदीक ग्राउंड पे ही आ गया है, टच होने लगा है, तो ये 10 जूल पूरी की पूरी यूज हो जाएगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 जूल, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10 जूल। तो यहाँ से तुम देखो तो तुम्हें आइडिया और ऑब्जर्वेशन आ जाएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम अगर हम करें तो हमेशा सेम ही रहता है, 10 जूल 10 जूल 10 जूल। ये भी हमने 9th में पढ़ा था और वापस यहाँ भी पढ़ेंगे। ओके, और इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसे क्या बोले, मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या, ये दोनों एनर्जी का अगर सम बोले, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो उसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है तुम्हारा टॉपिक ये चैप्टर में भी। अंडरस्टूड? ओके, तो मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड एनर्जी हो, जैसे कि अभी हमने बो और एरो देखा था, तो अभी क्या किया हमने, कोई एक एक्शन की, तो अभी देखो यहाँ पर है बो, एरो, ये बो है पूरा रखा हुआ है, ये स्ट्रिंग है और ये बो है। ओके, अभी कुछ भी नहीं है, ना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ना उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ही मैंने एक्शन किया और एरो को पीछे खींचा, तो अभी खींचा हुआ है, अब ये पोजीशन, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई क्योंकि स्ट्रिंग खींची है इसलिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ है और काइनेटिक एनर्जी 0। अब जैसे ही छोड़ूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। मतलब जब तक गाड़ी में पेट्रोल है तब तक गाड़ी आगे जाएगी, तो हमारा पेट्रोल पोटेंशियल एनर्जी है, इतना पोटेंशियल है हमारा आगे जाने का। जब तक पेट्रोल है तब तक गाड़ी आगे जाएगी, जैसे ही पेट्रोल खत्म हुआ गाड़ी। अंडरस्टूड? ओके, तो हम ऐसे खींचे, पोटेंशियल एनर्जी है, छोड़ा, पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। अभी पेट्रोल है तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, पेट्रोल मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही खत्म हुआ तो बस अब आगे जा सकते नहीं। अब यहाँ पर अगर लास्ट पॉइंट जस्ट स्टॉप हो जाए, उससे पहले भी अगर हम देखें तो भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो सेम ही होगा। मतलब कि यहाँ पर कोई बोले कि भाई मेरे पास 1 लीटर पेट्रोल है, ओके, और डिस्टेंस तूने कितना कवर किया है, तो बोले 0 मीटर, और अब फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ओके, सपोज 30 किलोमीटर दूर आ गया। अभी बोले तेरे पास पेट्रोल कितना है, बोले 0 लीटर, लेकिन तूने कुछ ट्रैवल तो किया ना, बोले हाँ 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो वहां पे 0 किलोमीटर प्लस 1 लीटर, और यहाँ पर भी 30 किलोमीटर प्लस 0 लीटर, तो मतलब टोटल आएगा सेम, कि भाई 1 लीटर में तुम्हारी 30 किलोमीटर की एवरेज है, लाइक दैट। समझ में आया? ओके, डन? हाँ, चलो। सो कहने का मीनिंग है ये सब तो आएगा आगे, लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल गिवन है वो हम समझ रहे हैं। ओके, चलो। सो नेक्स्ट लेट अस मेक आवर नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मोर कॉन्क्रीट। तो अभी थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ तक का समझ में आ गया? यहाँ तक अभी हमने क्या किया, हमने अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा। क्या? सबसे पहले बात की पोटेंशियल मतलब क्या, इट्स लाइक स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल मतलब क्या, स्टोर्ड एनर्जी, और पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क और कैपेसिटी और एबिलिटी, उसको ही हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जब भी हम पोटेंशियल बोलते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है स्टोर्ड एनर्जी।
फिर हमने एग्जांपल्स देखे, तो हमने बो एरो का एग्जांपल देखा, हमने अर्थ क्रस्ट का एग्जांपल देखा कि उसमें जो फॉल्ट लाइंस होती है उसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है और उसी की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल हमने देखा ये बॉल को अगर हम छोड़ देंगे, कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए, ऊपर से छोड़ दे रहे हैं, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी और पोटेंशियल एनर्जी फिर कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये तीन एग्जांपल्स हमने देखे, ये ऊपर ऊपर से हमने देखा। अब डीपली देखते हैं, डन। चलो तो पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा और डीपली देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉल ऑफ मास m इज m into g। ऑब्वियसली यही एग्जांपल ले लो, ये बॉल है, ओके, ये बॉल है, इसका मास क्या है m, ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा भाई, फोर्स इज इक्वल टू m है, और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो m into g हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, f g ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mg। डन, ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉल ऑफ मास m इज mg। g may be treated as the constant near the earth surface। obviously अर्थ सरफेस पर हम g को कांस्टेंट ले सकते हैं, ओके, और सरफेस पर क्या, तुम सरफेस से ऊपर जाओ ना तो भी g को कांस्टेंट ही ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये है हमारी अर्थ, हमारे अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। कितने हैं, 6400 किलोमीटर। 1 किलोमीटर समझ लो यहाँ से झाड़ेश्वर, ओके, तो वैसे 100 किलोमीटर तो गुजरात तो खत्म हो जाएगा ओके, वैसे 1000 किलोमीटर, तो 1000 से थोड़ा आगे जाओगे तो इंडिया भी खत्म हो जाएगा, ओके। तो ये कितना है, 6400 किलोमीटर। इतना तो रेडियस है, सरकमफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये रेडियस की बात कर रहे हैं। सरकमफरेंस तो और ज्यादा होगा, क्योंकि 2πr, सरकमफरेंस क्या होगा, सर्कल होगा तो 2πr, सर्कल नहीं है बट सर्कल भी माने तो 2πr, तो r ही इतना ज्यादा है, तो इंटू 2 इंटू पाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाय अप्रोक्सीमेटली 6, 2 इंटू 3.14 मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो सोचो कितना आगे जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लो 3600, ओके, 1000 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तुम, 6400 6000 तो ऑलरेडी है, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36000 आएगा, 36000 किलोमीटर, ओके, सरकमफरेंस ऑफ द अर्थ, ओके। एक ये तो आया इसलिए याद आया इसलिए बता रहा हूँ, हमारा जो सरदार सरोवर डैम है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ओके, उसमें पूरे वर्ल्ड में उसके सरकमफरेंस पर 2 बार रोड बन जाए ना, उतना कंक्रीट यूज हुआ है। जस्ट इमेजिन, पूरे अर्थ पर ऐसे 2 बार रोड बन जाएगी, एक बार और ये ऐसे 2 बार, 1 लेन का, एक जैसे तुम यहाँ आए क्लास में तो कैसे 1 लेन स्ट्रीट है, तो 1 लेन की 2 बार रोड बन जाए, उतना कंक्रीट यूज हुआ है। सोचो, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी डैम पर इतना ज्यादा कंक्रीट यूज नहीं हुआ, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो ये तो आया इसलिए, हाँ चलो, सो क्या बोल रहे हैं कि इसकी कंपेयर में, मतलब सरफेस पर भी हम जी को क्या ले लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और यहां से तुम सपोज 10 मीटर 20 मीटर, अरे 100 मीटर भी ऊपर चले गए, कितना 100 मीटर, तो भी कहाँ ये 100 मीटर और कहाँ ये 6400 किलोमीटर, तुम कितना भी ऊपर जाओ ये डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, तुम कितना भी ऊपर जाओ इसकी कंपेयर में तो नेग्लिजिबल ही है ना। कहाँ 100, अरे 1 किलोमीटर चले जाओ भाई, 1 किलोमीटर मतलब क्या, 1000 मीटर ऊपर चले जाओ, और सरफेस से कितना ऊपर चले जाओ, 1000 मीटर, तो भी इसकी कंपेयर में तो कुछ है ही नहीं वो, अर्थ की रेडियस की कंपेयर में। इसीलिए तुम अर्थ की सरफेस पर या अर्थ की सरफेस से थोड़ा ऊपर भी जी की वैल्यू कांस्टेंट ले सकते हैं हम, और लेते ही है, 9.80 लेते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, कहीं पर 9.8, कहीं पर 9.81, कहीं पर 9.812, 814, उतना वेरिएशन आता है, लेकिन 9.8 तो रहता ही है। अंडरस्टूड, ओके। तो इसीलिए ये सेंटेंस बोला गया, ये सेंटेंस समझा रहा था। अच्छा,
By near we imply that the height h of the ball above the earth surface is very small compared to the earth radius. ये देखो लिखा हुआ है ना, earth radius से ये h जो ले गए हम बहुत ज्यादा small है, so that we can ignore the variation of g near the earth surface. Done? ये तो मैंने तुम्हें वैल्यू के साथ बता दिया. अंडरस्टूड कि भाई ये अगर हम 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर भी ऊपर जाए तो कहाँ ये 1 किलोमीटर, कहाँ ये 6400 किलोमीटर. ओके, सो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. तो सरफेस पर भी और सरफेस के थोड़े डिस्टेंस पर भी हम जी की वैल्यू क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे. ओके, और ले लेंगे मतलब कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कांस्टेंट ना लेनी हो और तुम वेरी करना चाहोगे कि कितनी वेरी कर रही है, तो वो ज्यादा कुछ वेरी भी करती नहीं है. ओके, तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो कांस्टेंट ही हो जाएगा. एग्जैक्ट देखने जाओगे तो यस डिफरेंस मिलेगा तुम्हें, लेकिन वो डिफरेंस नेग्लिजिबल है. ओके, चलो. अरे यहाँ हम न्यूमेरिकल गिनने के लिए 9.8 से 10 ले लेते हैं रे. ओके, तो यहाँ पर तो एग्जैक्ट की बात चल रही है. ओके, 9.81, 812, 814 उसकी बात चल रही है. हम तो न्यूमेरिकल गिनने के लिए 9.8 से 10 ले लेते हैं. ओके, चलो. सो इन व्हाट फॉलोज वी हैव टेकन द अपवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव. ओके, लेट अस, हाँ मतलब क्या है कि हमेशा अगर हम ऐसी कोई बात कर रहे हैं जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की ऑपोज में वर्क करना पड़े, तो हमेशा याद रखना हम जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा तो ऊपर वाला वर्क डन हम लेंगे कौन सा, पॉजिटिव, और नीचे वाला वर्क डन हम लेंगे कौन सा, नेगेटिव. मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बोला ना, तो अभी तुमने बोला ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स Fg दैट इज इक्वल्स टू mg, तो वो हो जाएगा -mg. ग्रेविटेशनल क्यों, नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए ऊपर है तो पॉजिटिव. दैट्स इट. डन. ओके, चलो. हाँ, सो लेट अस रेज द बॉल अप टू द हाइट h. वही एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हाइट h तक बॉल को अप ले गए. The work done by the external agency against the gravitational force is mgh. अब ध्यान से, हाँ अब ध्यान से, अब थोड़ा बहुत अब वापस आ गया सब कुछ. एफ बी कॉस थीटा डब्ल्यू डी बाई डी एक्स ये सब आ जाएगा. यहाँ तक फंडा था पोटेंशियल एनर्जी, और वापस हम उसमें मैथ्स डालेंगे. ओके, चलो. सो क्या है कि ये हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ है. गोली बनाऊं क्या? अच्छा चलो, ये अर्थ है हमारी. यहां से हम चले गए हैं h हाइट के ऊपर, h हाइट के ऊपर चले गए. ओके, ये h हाइट पर ऊपर ले जाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो हमें कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तब जाके वो यहां से ऊपर जाएगा. डन. तो ये जो हमने फोर्स लगाया, तो वो फोर्स है सपोज m इंटू जी. डन. ये जो हमने फोर्स लगाया ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कितना लगाया होगा, m इंटू जी जितना. क्यों m इंटू जी जितना ही लगाया होगा? एक्चुअली अगर तुम m इंटू जी जितना फोर्स लगाओगे ना, तो नहीं जाएगा वो ऊपर. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि m इंटू जी ही ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी है, m इंटू जी, जिसको हम वेट फोर्स भी बोलते हैं. ओके, w इज इक्वल्स टू mg. कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पर ऐसे हम ऑब्जेक्ट लेते थे ना न्यूमेरिकल में, तो हम ऐसा बोलते थे कि भाई ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, नीचे की तरफ लगता है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसके मास इंटू ग्रेविटी जितना, मतलब 9.8 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब m इंटू जी मतलब क्या हुआ, उसका वेट हुआ इतना न्यूटन. m इंटू जी न्यूटन जितना फोर्स उसके ऊपर लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो अगर m इंटू जी नीचे लग रहा है, ओके, और अगर मैं m इंटू जी लगा रहा हूँ, m इंटू जी फोर्स नीचे लग रहा है, और मैं ऊपर लगा रहा हूँ ऑब्जेक्ट के ऊपर m इंटू जी, तो क्या हो जाएगा ऊपर? नहीं जाएगा. क्यों? एग्जैक्ट है तो कहां से जाएगा? जितना नीचे से खींच रहे हैं उतना ऊपर से खींच रहे हैं, तो कोई चेंजेस आएगा नहीं. डन. तो मान लो क्या कि सपोज नीचे जा रहा है से 10 इंटू 10 से 100 न्यूटन फोर्स है नीचे का. नीचे का फोर्स कितना है? 100 न्यूटन. ग्रेविटेशनल फोर्स है 100 न्यूटन. तो मैं 100 नहीं लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं 100 पॉइंट, थोड़ा ज्यादा लगा दिया, थोड़ा ही ज्यादा लगा दिया. ओके, 100 एग्जैक्ट 100 लगाऊंगा तो ऊपर जाने ही नहीं वाला, क्योंकि बैलेंस हो गया है. लेकिन अब तो अब जाएगा या नहीं जाएगा?
थोड़ा, हाँ थोड़ा जाएगा, ऑब्वियसली थोड़ा जाएगा, थोड़ा तो जाएगा, करेक्ट। वो थोड़ा चला गया, अब फिर से मैं इतना ही फोर्स लगा रहा हूँ, हाँ 100.0001 वाला, और थोड़ा जाएगा, फिर यहाँ आ गया, अब फिर से उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ, और ऊपर जाएगा। ऐसे ऊपर जाते 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 धीरे 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 हम ऐसे 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 करते 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 वहां पहुंच गए। डन सर, इतनी मजदूरी क्यों की? डायरेक्टली 100 से 200 न्यूटन लगा दो। ओके, तो क्यों, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, चला जाएगा वो 200 फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऊपर चला जाएगा जल्दी। लेकिन अगर हमने 200 न्यूटन फोर्स या 120 या 101 या 105 न्यूटन एग्जैक्टली अचानक से फोर्स लगा दिया, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स और से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट हो जाएगा। समझो ये, जैसे कि ये यहाँ पर है, ओके, नीचे आवाज नहीं जानी चाहिए, वैसे इसको यहाँ से वहां ले जाना है। रोज मैं ऐसे दरवाजे बंद करता हूँ रात के 11-12 बजे, फिर ऊपर पता ना चल जाए कि ओह अभी आए घर में, ऐसा। ओके, तो जैसे कि ये ऐसे देखो, ऐसे धीरे धीरे अभी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ओके, ऐसे धीरे 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 धीरे, अभी नीचे थोड़ा भी अगर रोल हो जाए ना तो नीचे आवाज चली जाएगी, ये ऊपर कुछ रोल किया। ओके, तो ऐसे 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 करके धीरे धीरे फोर्स लगा, देखो ये फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स चल भी वैसे ही रहा हूँ, फोर्स लगाते 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 इसको आगे ले गया। डन। तो इससे क्या होगा, ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं हुई, यहाँ से मैं ज्यादा ही फोर्स लगा तो एक्सेलरेट हो गई, उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी तो आ ही जाएगी, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, क्योंकि वो वेलोसिटी चेंज हो गई। अंडरस्टूड? तो क्या है सर, भले ना वेलोसिटी आए, ओके, लेकिन वेलोसिटी आए, एक्सेलरेशन आए, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्या, मैं जो फोर्स दे रहा हूं, मैं जो अपनी एनर्जी खर्च कर रहा हूं इसके ऊपर, वो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर स्टोर हो जाए एज अ पोटेंशियल एनर्जी। मैं क्यों इसको धक्का मार, मैं इसको ऐसे उठा के ऐसे ऊपर क्यों ले जा रहा हूं यहाँ पर? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं मेरी एनर्जी यूज करके उसको यहाँ ले जाऊं, तो फिर जो मैंने ये एनर्जी यूज की, ये मेरे पास कहाँ से आई भाई? खाना पीना खा के आई, मेहनत करके आई, ओके, ऐसी फालतू की तो है नहीं। तो ऐसे मेहनत करके जो हमने एनर्जी गेन की है, वो एनर्जी कोई अच्छे काम के लिए लगाए। अभी सोचो, अपना मेहनत तुम्हारी, तुमने कुछ बहुत ज्यादा मेहनत की और वो वेस्ट हो गई, तो हमें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम नहीं चाहते कि मैंने जो वर्क किया इसके ऊपर, जो फोर्स लगाया, जो वर्क किया, तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर स्टोर्ड रहे। क्यों? फिर तुम्हें जब भी यूज हो तो तुम उसका यूज कर लेना, वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी एज अ पोटेंशियल। जैसे कि तुम्हारे पापा ने, मम्मी ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पैसे दिए, जैसे ही पैसे दिए ना, तुम डायरेक्टली अच्छा चलो मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, गए तुरंत, अरे रुको रुको रुको, क्यों मूवी ये वो? अभी तक तो कोई प्लान नहीं था, अभी पैसे दिए और प्लान बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है, बट हम सोच ही रहे थे। नहीं, लाओ पैसे, लाओ, कल दूंगा। अच्छा ठीक है, तो नहीं जा रहे, अच्छा ठीक है, नहीं गए, ओके, फिर कल पैसे दिए। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम अभी खर्चा ना कर दो, जब आगे जाके तुम फ्यूचर में तुम्हें जरूरत पड़े, फ्यूचर में मतलब नियर बाय फ्यूचर में जब जरूरत पड़े, तब तुम उसका यूज करना, ऐसा चाह रहे हैं। तो इसीलिए वो समझ गए एग्जाम्पल, अब वापस यहाँ पे आ जाए। ओके, तो इसीलिए क्या हो रहा है, अचानक से मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं अचानक से फोर्स लगाऊंगा, ज्यादा फोर्स लगा दूंगा, 100 की जगह 200 दे दिया, तो ऑब्जेक्ट तो वहां चला जाएगा, लेकिन जितनी मैंने एनर्जी यूज की वो उसको एक्सेलरेट करने में चली जाएगी। मेरी एनर्जी कहाँ चली गई? ये ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने में चली गई, और मैं तो चाहता था कि मेरी एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हो जाए, क्योंकि मुझे स्टोर्ड एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। समझ में आया? इसलिए मैं इतना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा नहीं, ऐसे थोड़ा 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 फोर्स। देखो इतना डीपली समझ रहे, धर 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 करके भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन ये कंसेप्ट फिर तुम्हें आगे भी समझ में आता रहे, जब भी वर्क आए, पोटेंशियल एनर्जी आए, 11th में भी बाद में आए, केमिस्ट्री में आए, और से 12th में भी आए, और बाद में भी, व्हाटएवर जहां भी हो, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो तुम रट्टा मार के भी लिख सकते हो सब कुछ, तो तुम्हें पता ही है, एनसीईआरटी है, वो पढ़ लो, वही लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। कोई पूछने वाला नहीं है कि तुमने समझ के लिखा है या रट्टा मार के लिखा है।
ओके वो कंसेप्ट समझ में आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वहां पे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि रट्टा मारा हुआ हमेशा काम आता नहीं है। ओके हाँ, इसलिए मैंने हमेशा काम आता नहीं है ऐसा बोला। काम तो आता है काम तो आता है। ओके तो रट्टा तो मारना ही है, बट कंसेप्ट समझ लो फिर मारो। जो भी सही है सब कुछ कर लेते हैं, रट्टा मारना बुरी बात नहीं है भाई। जिनको जो जैसी डिमांड वैसा सप्लाई, तो उनकी डिमांड ही वैसी है कि हमें ऐसा चाहिए तो सप्लाई करो, वैसे ले आओ मार्क्स। ओके लेकिन उनकी डिमांड फिर वहां भी है क्या, बच्चे ने कंसेप्ट समझा या नहीं, बहुत डिमांड है, बहुत डिमांडिंग है। लेकिन वॉट एवर, तो हम कंसेप्ट भी समझेंगे और याद भी रखेंगे। ओके तो समझ में आ गया कि हम क्यों अचानक से फोर्स लगा के उसके ऊपर, मतलब फोर्स नहीं लगा दे रहे और ऊपर ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी वो बॉडी एक्सेलरेट करने में यूज कर देगी और हम वो चाहते नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि हमारी एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड रहे एज अ पोटेंशियल एनर्जी। डन। तो हमने चलो अब मैं इतना फोर्स लगाया, तो इतना फोर्स मैंने लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स 100 न्यूटन का नीचे था, मैंने इतना ऊपर लगाया, मतलब ग्रेविटेशनल से तो थोड़ा ज्यादा लगाया। ये F1 है सपोज, फिर दूसरा थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस थोड़ा ऊपर F2, वापस थोड़ा ऊपर F3, 4, 5, 6, तो ऐसे थोड़ा 100 टाइम्स ऐसे ऊपर 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 करके करते यहाँ पे पहुंच गया मैं, ऐसा समझो। अब सारे फोर्स का क्या कर दिया, सम कर दिया। ओके तो वो जो मैंने फोर्स लगाया ना, वो इसमें स्टोर्ड हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ओके सो यहां से देखो ये क्या है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने भी फोर्स ही लगाया है। ओके तो मैंने फोर्स कितना लगाया है, मैंने भी देखो m इंटू जी लगाया है, लेकिन m इंटू जी से थोड़ा ज्यादा लगाया है, लेकिन गिनने के लिए हम मान लेते हैं कि m इंटू जी लगाया है, लेकिन एक्चुअल सेंस में m इंटू जी से ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं। वो तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए हम मान लेते हैं कि इतना ही फोर्स मैंने लगाया, क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला चाहिए ना, तो फॉर्मूला के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैंने m इंटू जी जितना फोर्स लगाया, क्योंकि m इंटू जी जितना नीचे जा रहा है तो मुझे m इंटू जी जितना ही लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं ऊपर ले जा सकता हूँ। एक्चुअली m इंटू जी से थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। डन। ओके अब ये ऊपर ले जा रहा हूं मैं। ओके तो ये हो गया फोर्स, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां से लेकर के यहां तक h डिस्प्लेसमेंट हुआ, और h डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने किया। h बोलो, x बोलो, d बोलो, s बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन है क्या वो डिस्प्लेसमेंट। डन। ओके तो यहां से यहां, तो हमारे वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डी कॉस थीटा, यही है ना, कांस्टेंट फोर्स का। वेरिएबल हो तो वेरिएबल फोर्स का भी फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ xi टू xf f dx। डन। आएगा तो वही, क्योंकि dx भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और f क्या है, हमारा फोर्स, जो वेरिएबल फोर्स। डन। ओके सो कहने का मीनिंग क्या है, देखो अभी फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, जा भी ऑब्जेक्ट ऊपर ही रहा है, मतलब cos 0 1 हो गया, थीटा 0 और cos 0 1, तो ये क्या हो जाएगा, f इंटू डी। लेकिन f क्या है मेरा, f तो है मेरा m इंटू जी जो मैंने लगाया है वो, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा है h, तो ये हो गया h, तो ये w का फॉर्मूला क्या आ गया, mgh। लेकिन ये मेरा वर्क ऑब्जेक्ट में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, तो यही है मेरी पोटेंशियल एनर्जी। जो मैंने वर्क किया वही वर्क ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरा जो वर्क है वही ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टूड। इसीलिए तो एक साथ अचानक से ऊपर नहीं भेज दिया, क्योंकि मेरा वर्क कहाँ यूज हो जाता, उसको एक्सेलरेट करने में, वो मैं चाहता नहीं था। क्यों, मैं ये चाहता था कि मेरा वर्क इसमें स्टोर्ड हो जाए एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया। सो दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, और उसको v से भी डिनोट करते हैं। किससे, v से, बड़ा v। तो वेलोसिटी मत समझ लेना। आज कौन एब्सेंट है, एक ही एब्सेंट है, 3 4 5, अच्छा हाँ। सो बड़ा v, अंडरस्टूड। ओके बड़ा v, वेलोसिटी मत समझ लेना। ओके पोटेंशियल एनर्जी है ये, काइनेटिक एनर्जी को बड़े k से और पोटेंशियल एनर्जी को बड़े v से भी डिनोट करते हैं। हमारी बुक में ये किया है इसलिए, अदरवाइज तो ke और pe लिखो सिंपली। ओके हाँ चलो तो ये हमारा आ गया mgh, देखो लिखा हुआ ही है
the work done by the external agency against the gravitational force is mgh. ये कैसे आया mgh वो समझाने के लिए मैंने तुम्हें कथा कही, समझ में आ गया? ओके चलो. This work gets stored as a potential energy. Gravitational potential energy of an object as a function of the height h is denoted by vh. मतलब कि मैं gravitational अब देखो ये मेरी potential energy है लेकिन वो है function of h. फंक्शन ऑफ h मतलब अरे पोटेंशियल एनर्जी h का फंक्शन है. h का फंक्शन है मतलब क्या, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो मतलब जो अगर जैसा जैसा मेरा h रहेगा वैसी वैसी मेरी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी. अगर मैं 1 मीटर ऊपर गया तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी. अगर मैं 2 मीटर ऊपर चला गया तो उतनी पोटेंशियल m इंटू जी तो वही है, m इंटू जी इंटू 1, फिर m इंटू जी इंटू 2, फिर m इंटू जी इंटू 3. समझ में आया? तो वो h के साथ चेंज हो रहा है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे मैथ्स में नहीं हम बोलते कि f इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा नहीं बोलते थे. f इज अ फंक्शन ऑफ x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये कोई पॉलिनोमियल है और ये फंक्शन है तो मैंने बोला f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करो. तो ऐसे बच्चों वाले न्यूमेरिकल हम करते थे ना कि जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो. डन. ओके. तो वही चीज कि v इज अ फंक्शन ऑफ h है. क्या यहाँ पे जैसे जैसे x चेंज करोगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी. वही वो बोलना चाह रहे हैं ना मैथ्स की लैंग्वेज में. तो यहाँ पर भी वही है कि जहां जहां तुम h चेंज करोगे वैसे वैसे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज. इसीलिए हम बोल सकते हैं v इज अ फंक्शन ऑफ h. डन. ओके चलो. सो इसीलिए लिखा हुआ है कि v is a function of h and it is the negative of work done by the gravitational force in raising the object to that height. मतलब देखो ये p ये v into h आया, ये v into h क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. ये पोटेंशियल एनर्जी ही क्या है हमारा, वर्क डन. ओके. और उसकी वैल्यू क्या है, mgh. लेकिन ये mgh जो है वही वर्क डन ग्रेविटेशनल का भी था. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, m इंटू जी. और वर्क की बात करें ये तो क्या है w, ये w वहां से हटाओ. ओके. ये क्या है, फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन की बात कर रहा हूं. क्या वर्क डन, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग और वर्क अलग. वर्क और फोर्स तो अलग अलग है ना. तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशनल वर्क अगर फाइंड करूं तो वो भी वही होगा ना, क्या, m g और कितना डिस्प्लेसमेंट है h, तो h. डन. तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और हमने जो फोर्स लगाया वो दोनों सेम थे, वैसे ही ग्रेविटेशनल वर्क और हमारा जो वर्क है वो भी क्या हो जा रहा है, सेम. ऑब्वियसली जैसे हमने पहले डिस्कस किया हमारा वर्क थोड़ा ज्यादा होगा तभी तो हम ऊपर ले जा सकते हैं. अगर हमारा ज्यादा नहीं है तो वो ऊपर जाएगा ही नहीं. बैलेंस है तो भी नहीं जाएगा और कम है तो नीचे जाएगा. डन. ओके. सो यही हमारा mgh ही हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल वर्क डन. mg ही है हमारा क्या, mgh ही है हमारा क्या, ग्रेविटेशनल वर्क डन. लेकिन ग्रेविटेशनल वर्क डन तो नीचे जा रहा है, डायरेक्शन नीचे ना. हमने ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव लिया तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव. डन. तो ग्रेविटेशनल वर्क डन क्या है, माइनस mgh. हमारा वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, प्लस mgh. तो अब समझो ये सेंटेंस फिर से पढ़ रहा हूँ, एक एक सेंटेंस के लिए हम समझ रहे हैं सब. देखो तो ये सेंटेंस फिर से पढ़ रहा हूँ. क्या बोल रहे हैं, कहाँ गए, v and it is the, ये देखो v of h, तो v of h it is the negative of work done by the gravitational force. negative of work done by the gravitational force, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है. वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, इसका नेगेटिव. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, इसका नेगेटिव. तो इसका नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो mgh हो जाएगा. वही mgh तो है ये v of h. तो इसलिए बोल रहे हैं v of h and it is the, मतलब v of h is the negative of the work done by the gravitational force. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ मतलब माइनस mgh, उसका भी नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा प्लस mgh और वही है v of h. लिखा वैसे है ऐसे ग्रामेटिकली इंग्लिश में अच्छे से इधर उधर करके लिखा है क्या, कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं हमने जो वर्क किया, क्या हमने जो वर्क किया वो क्या है हमारा,
mgh, वही क्या है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, वही क्या उसी को क्या लिखेंगे v ऑफ डन। और ग्रेविटेशनल फोर्स mg fg क्या था m इंटू जी, और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, मतलब ये क्या था माइनस ना, और ये क्या था माइनस ऑफ mgh, तो ये भी mgh ये भी mgh, तो इसको हम ऐसा बोल रहे हैं कि v of h is the negative of work done by the gravitational force, that's it। v of h क्या है, वर्क नेगेटिव ऑफ, मतलब ये नेगेटिव और उसका भी नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, तो मतलब mgh तो वही तो है mgh, vh is equals to mgh तो है, so vh is equals to negative of the work done by the gravitational force, वैसे लिखा हुआ है ऐसे, डन है यही चीज। अच्छा देन आगे so vh is equals to mgh वो हमने लिख दिया है। If h is taken as variable, it is easily seen that the gravitational force F equals to the negative of the derivative of v of h with respect to the h, okay, thus, अच्छा ये वापस, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देखो क्या है, हमने क्या बोला कि हमारा से v of h ये है, v of h is equals to mgh था, okay, so say v of h is equals to है mgh, डन, ओके। अब अगर v of h mgh हो तो मैं h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में, ओके, जैसे कल x के रिस्पेक्ट में किया था, x के रिस्पेक्ट में हमने देखे थे ना दो तीन फॉर्मूला x रेज टू n, तो n x रेज टू n माइनस वन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैसे ही h के रिस्पेक्ट में करूं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर v है, v तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू h करेंगे तो क्या होगा, d by dh ऑफ v ऑफ h, ऐसा ही होगा, d by dh डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे m और g तो कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या h का कर देंगे d by dh ऑफ से h, डन। तो ये dh तो कट हो जाएगा तो ये तो 1 हो गया, डन। दोनों साइड में लगा देता हूं माइनस, डन। तो ये m इंटू जी क्या है, वो तो फोर्स है, m इंटू जी तो क्या है फोर्स, तो इसको मैं फोर्स भी लिख सकता हूं, तो वही लिखा है देखो, F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d बाई डी एच ऑफ वी एच दैट इज इक्वल्स टू माइनस mg। समझ में आया? तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे ही हमारा जो फॉर्मूला है फिर से यहाँ करता हूँ, देखो मेरे पास ऐसा था v of h is equals to mgh था, तो मैं क्या कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू h डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मैंने किया d by dh ऑफ से v of h लिखो या इतना ही लिख लो, मुझे पता ही है v is a function of h, तो ज्यादा कंफ्यूजिंग मत लिखो, ये लिख दिया dv by dh, यहाँ पर mg कांस्टेंट d by dh ऑफ से h, ये d by dh ऑफ v और d by dh ऑफ h, तो ये तो सेम है, तो ये कट हो गया, तो क्या आया हमारा आंसर dv by dh इज इक्वल्स टू mg, ऐसा आया। mg क्या है भाई, फोर्स, डन। mg तो हमारा फोर्स है ना, तो हम दोनों साइड नेगेटिव साइन भी लिख सकते हैं, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, अंडरस्टूड। तो वही चीज लिख रहे हैं, f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, क्यों ये नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि हम तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फाइंड कर रहे थे ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो तो नेगेटिव, डन। सो f is equals to minus of mg or that is equals to minus of d by dh of v of h. The negative sign indicates that the gravitational force is downwards. That's it. हम ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाना है ना, तो इसीलिए हमने नेगेटिव, नहीं तो वो करते ही नहीं, हम सिर्फ हमारा आंसर क्या हो जाता है dv by dh is equals to mg is equals to f. डन, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। The ball comes down with an increasing speed. Obviously अगर छोड़ देंगे तो इंक्रीजिंग स्पीड से आएगा। क्यों इंक्रीजिंग स्पीड से आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो थी v of h which is equals to mgh वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। So the ball comes down with an increasing speed. Just before it hits the ground, its speed is given by the kinematic relation. Okay, कि भाई ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, देखो देखो ये तो हो गया ना भाई, आगे बढ़े। तो ये कहाँ से आया, देखो जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, रिलेशन ये है, देखो हमारा फॉर्मूला
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये है हमारा फॉर्मूला। ओके, अब जब बॉल हम ऊपर ले गए थे, जब ऊपर ले गए अब छोड़ने वाले हैं, जब छोड़ने वाले हैं तो अभी तो u क्या है हमारा 0, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, u 0 है तो u तो 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन अब तो नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी आ जाएगा gs, और ये s क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो कितना नीचे जाने वाला है h, तो s की जगह मैं लिख देता हूँ h, तो v स्क्वायर इज इक्वल v स्क्वायर है तो v क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, डन। तो इस ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तो अचानक से देखोगे ना तो ये कहाँ से आया ऐसा लगेगा, वो ऐसे आया। ओके, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है। हाँ, सो ये हमने लिख दिया। अगर हमारे पास ये है क्या, अगर हमारे पास ये है v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ये, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं हाफ m से मल्टीप्लाई कर लो, तो हाफ m v स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ m 2gh, डन। ये 2 टू कट तो हो रहा क्या mgh, डन। तो ये क्या आ गया देखो, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? ओके, पक्का। तो हमारा आ गया हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, व्हिच शोज दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट हाइट h। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब देखो ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसको ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करके हमने यहाँ लाया है, इसलिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इतना याद रख लो। सेंटेंस ही लिख दो ऐसा हो क्या, the potential energy of an object is also known as the gravitational potential energy, that's it। और सिंपली लिख दो क्या, potential energy that is equals to gravitational potential energy, डन। ओके, पोटेंशियल एनर्जी को ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम ग्रेविटी के ऑपोज में ही तो वर्क कर रहे हैं। अगर ग्रेविटी होती नहीं तो हम तो बोलते भाई कुछ करना ही नहीं पड़ता, लेकिन हमें लगाना पड़ रहा है जोर। क्यों? क्योंकि सामने से वो खींच रहा है। अंडरस्टूड? ओके, तो उसी को बोलते हैं। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब नेगेटिव नहीं आ जाएगा। नहीं, वो तो कब, जब हम बोले कि भाई फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो F इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस mg। और हम बोले वर्क डन बाय दी ग्रेविटी, वर्क डन बाय दी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg और डिस्प्लेसमेंट है h, तो हो जाएगा माइनस mgh, क्योंकि नीचे जा रहा है। लेकिन वो क्या, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, गैसेस पर भी ग्रेविटी लगती है? हाँ लगती है, सब पर लगती है, कोई नहीं बाकी। गैसेस पर ग्रेविटी लगती है, दैट्स व्हाई वी हैव एटमॉस्फेयर। अगर गैसेस पर ग्रेविटी नहीं लगती तो हमारे पास एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, भाग जाते सब और हम गए। गैसेस पर भी ग्रेविटी लगती है, इसकी वजह से हमारे पास एटमॉस्फेयर है। ओके, सोचो अगर अर्थ के पास अर्थ की ग्रेविटी कम होती, अरे नहीं होती की तो बात दूर है, अर्थ की ग्रेविटी अगर कम होती ना तो भी एटमॉस्फेयर हमारे पास कम होता। जैसे कि मून की ग्रेविटी, ये तो हमने पढ़ा था 9th में, मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है। मतलब तुम्हारा मास यहाँ पर 60 kg है, ओके, और मास 60 kg मतलब तुम्हारा वेट गिन लो, 10 गिन लो तो 600 न्यूटन तुम्हारा वेट है। वेट, फिजिकल वेट। वो सर मेरा वेट तो 60 kg है, वेट नहीं, वो फिजिक्स की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ओके, सो फिजिक्स की लैंग्वेज में तुम्हारा वेट कितना है, 600 न्यूटन। अब यहाँ से तुम चले गए कहाँ पर, मून पर, तो वहां पर तुम्हारा वेट कितना हो जाएगा, 1/6। मतलब 600 का 1/6 मतलब 100 न्यूटन, और 100 न्यूटन मतलब मास कितना हुआ, मास कितना मतलब 100 न्यूटन। सोचो कहाँ 600 न्यूटन और कहाँ 100 न्यूटन। तो इसीलिए
शायद तुमने देखा हो तो मूवी में कहीं पर, तो मून पर ऐसे जंप होते हैं। हाँ। क्यों जंप नहीं करना है, ऐसे स्टाइल नहीं मार रहे वो, जंप नहीं करना है, लेकिन नीचे कोई खींचने वाला ही नहीं है, तो ऐसे करके चलते हैं, एक यहाँ फिर ऐसे उड़ के ऐसे, ये दूसरा आई थिंक कौन सी मूवी, ट्रांसफॉर्मर मूवी में है शायद, ट्रांसफॉर्मर पार्ट 3, हाँ बहुत सारी मूवी में है, यस हाँ बहुत सारी मूवी में ऐसा आता है। ओके बट मैंने शायद ये मूवी में देखा था ट्रांसफॉर्मर। ओके क्यों जेठालाल मून पे गया था क्या? अच्छा चलो, सो समझ गए। ओके ग्रेविटी की बात चल रही थी, हाँ चलो वापस यहाँ पर। सो कहाँ गए हम, ये आ गए which shows that when the object is released manifests a kinetic energy of an object reaching the ground. Yes, physically the notion of potential energy is applicable only to the class of forces where work done against the force gets stored up as an energy. देखा बोला ना कि फिजिकली अगर हम बोले तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ हम ले सकते हैं, जब हमने जो वर्क किया वो उसमें स्टोर्ड हो जाए एज अ पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम बोलेंगे वही चीज वापस आ गई क्या कि सर इसको मैंने फोर्स मारा, फोर्स लगाया, मतलब मैंने वर्क किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क तो हो गया, तो सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई? नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों? तुमने फोर्स कैसे लगाया, अगर तुम्हारा लगाया हुआ एनर्जी और तुम्हारी लगाया हुआ वर्क इसके एक्सेलरेशन करने के यूज में आ गया, तुम्हारी एनर्जी इसके एक्सेलरेशन के यूज में आ गई, तो फिर वो स्टोर रहेगी नहीं, स्टोर होगी ही नहीं, क्योंकि उसने तो एक्सेलरेट कर दिया, अपने पास जो एनर्जी थी उससे एक्सेलरेट कर दिया। समझ में आया? पक्का? वो पेट्रोल और गाड़ी वाला एग्जांपल, पेट्रोल है तुम्हारे पास, वो पेट्रोल ही पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन पेट्रोल तुमने खर्चा कर दिया और बोले कि भाई अब तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं। क्यों? जो था वो एक्सेलरेट करने में ही खर्चा हो गया, जो था वो गाड़ी घुमाई एक्सेलरेट हुआ उसी में खर्चा हो गया, तो अब पोटेंशियल एनर्जी उतनी है। अंडरस्टूड? वही चीज बोल रहे हैं, हर जगह नहीं लग जाएगा। कहाँ लगेगा? जहां पे हमारा वर्क जो हम कर रहे हैं वो उसमें स्टोर्ड हो ऑब्जेक्ट में एज अ पोटेंशियल एनर्जी, वो स्टोर हो तो ही, अगर वो एक्सेलरेट कर दे तो नहीं। समझ में आ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर दे तो हमारी एनर्जी तो उसके एक्सेलरेशन होने में चली गई, तो फिर स्टोर कहाँ होगी? डन। स्टोर मतलब क्या? उसका यूज नहीं हो। जैसे कि फ्रिज में खाना तुम स्टोर करते हो, कहाँ से लाए? जो बच गया वो, जिसका यूज नहीं हुआ वो तुमने फ्रिज में रख दिया, तो तुम्हारा खाना स्टोर रहा और कल तुमने वापस खाया वो। ओके, वो स्टोर, लेकिन तुम सारा ही खा गए, तो फिर स्टोर कहाँ रहेगा? अंडरस्टूड? ओके चलो। सो व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स आर रिमूव्ड इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ एज काइनेटिक एनर्जी। ओके मतलब क्या? एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स रिमूव्ड मतलब वही चीज, क्या सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं फोर्स करके वर्क करके ऊपर ले गया, अब इसको जब मैं छोड़ दूंगा मतलब क्या? मैं एक्सटर्नल हूँ, तो मैंने जब एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स आर रिमूव्ड मतलब जब हम इसको छोड़ देंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। वही चीज बोल रहे हैं, सिंपल। ओके सो जब हम छोड़ देंगे मतलब छोड़ना क्या है? एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स रिमूव होना है। एक्सटर्नल किसी ने पकड़े हुए रखा है, हमने पकड़े हुए रखा है, उसको छोड़ देंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे मैथमेटिकली फॉर सिंप्लिसिटी इन वन डायमेंशन, अभी एक डायमेंशन की बात करते हैं और सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? एनर्जी ऑफ से v ऑफ x, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ h, where h is what? हाइट और से डिस्प्लेसमेंट व्हाटएवर। ओके सो हम h ना बोल के x बोल रहे हैं कि x की डायरेक्शन में, x मतलब ऐसे ही ऊपर वाली x है ऐसा मान लो। सो vx इज डिफाइंड फॉर द fx कैन बी रिटन एज दिस। ये कहां से आया वापस? देखो फिर से, v इज इक्वल्स टू mgh था, करेक्ट? v इज इक्वल्स टू क्या था? mgh। फिर हमने dv by dh किया तो वो हमें mg मिला था, क्योंकि h का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू h तो 1 हो जाता है। डन, अभी तो किया था। और अगर हम दोनों साइड क्या कर दे, हम माइनस कर दे, डन। लेकिन ये mg क्या है? ये mg तो क्या है? फोर्स।
करेक्ट। यही हमारा माइनस एम जी फोर्स है ना, क्यों? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वही हमारा क्या है, वर्क डन। ओके, तो ये mg क्या है हमारा फोर्स, मतलब h तो चला गया ना, तो ये हमारा फोर्स है। सो दिस इज फोर्स, तो ये फोर्स इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी। लेकिन अब हम क्या लिख रहे हैं, dv बाई डी एक्स। h की जगह हम x लिख रहे हैं, कभी s लिखते हैं, कभी h लिखते हैं, जो लिखना है लिखो, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये dx ऊपर आ गया, अब ये dx ऊपर आ गया तो वो क्या हो गया, fx इंटू dx। उस साइड क्या रहा, माइनस dv। डन। ओके, अब इंटीग्रेट करो, तो ये x की रिस्पेक्ट में तो xi टू xf, और ये v की रिस्पेक्ट में vi टू vf। ओके, अब f ऑफ dx, ये तो हमारा डायरेक्टली आ गया वेरिएबल फोर्स के लिए, जो भी वर्क डन है वो fx dx, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्क डन ही आ गया है। सो दिस इज वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आया मेरा, माइनस ऑफ dv। dv का आंसर क्या आएगा, v। इंटीग्रेशन dv क्या होता है, v, याद है ना? हाँ, ओके। तो इंटीग्रेशन dv होता है v, और ऊपर था vf और नीचे था vi, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा vf माइनस vi। ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा vi माइनस vf। ये क्या है हमारा, वर्क डन। सो वर्क डन क्या आया मेरा, वर्क डन आया मेरा चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी। ये v मतलब वेलोसिटी मत समझना, ये क्या आया, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी, vi माइनस vf। पहले जो थी वो माइनस, अरे यार, इनिशियल माइनस फाइनल, पहले जो थी वो एंड बाद में जो है वो। ओके, और यही सेम चीज काइनेटिक एनर्जी में क्या आई थी, वही आया था, बट पहले उसमें, यस करेक्ट, उसमें भी वही आया था, चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उसमें पहले फाइनल थी और इसमें पहले फाइनल माइनस इनिशियल, और इसमें इनिशियल माइनस फाइनल। डन। ओके, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, हाँ ये वापस आया, ये क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये जब डिटेल में आएगा तब आएगा, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए बता रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब क्या, जो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, लिख लो। कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब क्या, फोर्सेस विच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। Conservative forces which does not depend on path। Forces which does not depend on path, उसको बोलते हैं conservative forces। ओके, वो डिटेल में आएगा, लेकिन पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, जैसे कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखते हैं हम, Fg इज इक्वल टू माइनस mg लिखते हैं। ओके, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। अभी ऑब्जेक्ट यहां हो और ऑब्जेक्ट यहां हो, तुम यहां से यहां आओ तो ये h डिस्टेंस है, और से हम देखो एक चैप्टर में हमने पहले के वाले चैप्टर में ऐसा देखा भी था कि ये क्या है, ये h है, ये हाइट क्या है, h। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ऐसे स्लाइड करता 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 यहाँ आ रहा है, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही हम लेते हैं। ओके, क्या कि सपोज हमने बोल दिया कि भाई 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। भाई यू तो उसका जीरो है स्टार्टिंग में, तो 2as इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। अब ये जो s है वो क्या है, h। ओके, सो 2ah इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a की बजाय g भी बोल दो तो ट्वाइस gh। ओके, अब तुम यहां से यहां आओ तो भी ट्वाइस gh ही होगी, रूट ट्वाइस gh, और यहां से तुम ऐसे आओ तो भी रूट ट्वाइस gh होगी। समझ में आया, क्योंकि यहां आओ या यहां आओ, हमारा फॉर्मूला क्या है, 2as, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब तुम्हारा क्या है, यहां से तुम यहां आए वही तो डिस्प्लेसमेंट है। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तुम यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ, ओके, ये ऐसे करके फिर आओ, पाथ डज नॉट मैटर, इसीलिए लिखा हुआ है कंजर्वेटिव फोर्सेस। अंडरस्टूड? ओके, तो डिटेल्ड में आगे आएगा, लेकिन अभी आया है तो बता दिया। सो
the work done by a conservative force such as a gravity, मतलब ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, सब अलग अलग फोर्स होंगे, तो ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कि पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तुम कोई भी पाथ चूज करो लेकिन वो जो लगने वाली होगी वही लगेगी, कौन, ग्रेविटी, ओके, सो डिपेंड्स ऑन द इनिशियल, सच एज द ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ओनली, मतलब ग्रेविटी, अभी देखो यहां से तुम यहां आ गए और यहां से तुम यहां आ गए, फिर भी क्या यहाँ डिफरेंट ग्रेविटी लगेगी और यहाँ डिफरेंट ग्रेविटी लगेगी, ऐसा होगा क्या, नहीं, करेक्ट, सो ग्रेविटी और से ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on the path but only depend on the initial and final point, भाई यहाँ ग्रेविटी और यहाँ ग्रेविटी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और से यहाँ ग्रेविटी और यहाँ ग्रेविटी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ से तुम यहाँ आए या यहाँ does not matter, understood, okay, so वही चीज लिखी हुई है, in the previous chapter we have worked on example dealing with the inclined plane, देखो ऐसा ही inclined plane का एग्जांपल given है, if an object of mass m is released from the rest from the top of a smooth frictionless inclined plane of height h, its speed वही है जो अभी हमने समझा, वही चीज वर्डिंग में लिखी हुई है, is square root of twice gh irrespective of the angle of inclination, कितना भी inclination हो यही आएगा, done, okay, thus at the bottom of the inclined plane it acquires a kinetic energy mgh, if the work done or kinetic energy did depend on the other factors such as velocity or a particular path taken by the object, the force would be called non conservative, कहने का मीनिंग क्या है कि अगर पाथ के ऊपर डिपेंडेंट करे तो उसे बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव, जो लिखा हुआ है उससे ऑपोजिट, पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे उसे बोलेंगे कंजर्वेटिव, और पाथ के ऊपर डिपेंड करे करे तो बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव, पाथ के ऊपर डिपेंड करे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो उसे बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन अगर दूसरा कोई फोर्स हो जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे, जैसे कि हमने यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शनलेस बोला ना, इसलिए अगर फ्रिक्शन होता तो भाई यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो जाती, और वेलोसिटी चेंज हो जाती मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता, ओके, तो यस, तो नॉन कंजर्वेटिव। अभी इसके डायमेंशन की बात कर ले तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही सिंपली लिख लो, क्या है, एम जी एच, एम मतलब क्या, केजी, जी मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और एच मतलब मीटर, तो एम का 1 है, ये लेंथ के 2 है और टी के भी 2 है माइनस में, m1 l2 t minus 2, डन, और वो तो वर्क डन ही है, इन शॉर्ट है तो वर्क डन ही, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हमने जो वर्क किया वो उसमें स्टोर्ड हो गया, तो वर्क का ही यूनिट क्या लगेगा हमारा, जूल, ओके, जूल, द सेम एज काइनेटिक और वर्क, द reiterate the change in potential energy for a conservative force, delta v is equal to the negative of the work done by the force, तो वापस उल्टा किया है, in the example of the falling ball considered this section we saw how potential energy was converted to kinetic, वही, this hints at an important principle of conservation in mechanics which we now proceed to examine, मतलब अभी now next वो थियरी है क्या, जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा कि कोई बॉल को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, सो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो क्या रहा है, हमेशा कांस्टेंट और से सेम रहेगा, हाँ, देखो यहाँ पर 10 जूल हो गया, 10 + 0 5 + 5 0 + 10, तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो सिर्फ ये बता दे रहे हैं, अंडरस्टूड, तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, समझ में आया, पक्का, इजी ही था लेकिन थोड़ा लेंथी बनाया है, थियोरेटिकल पहले तो सिर्फ ऊपर से समझाया कि क्या है काइनेटिक एनर्जी, हमारा वर्क स्टोर्ड हो गया, जैसे बो एंड एरो में हमारा वर्क स्टोर्ड हो गया स्ट्रिंग में, फिर वो हमारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हुआ और पोटेंशियल एनर्जी चली गई काइनेटिक एनर्जी में, फिर वापस अर्थक्वेक वाला एग्जांपल बताया, फिर बॉल वाला एग्जांपल बताया, फिर उसमें मैथ्स थोड़ा, अब हम मोर कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग करें तो उसमें थोड़ा थोड़ा मैथ्स डाला, क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या लिखेंगे, m × g, और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखेंगे, m × g, और जितना डिस्प्लेसमेंट करे वो तो mgh,
लेकिन हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी mgh है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने डायरेक्शन नेगेटिव ली है, नीचे जा रहा है इसलिए, और हमने जो वर्क किया उसको हमने डायरेक्शन लिया है पॉजिटिव। तो v इज इक्वल्स टू, ये हमारा मिल गया mgh, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया माइनस mgh। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स डन, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो बोल दिया था ना, पोटेंशियल एनर्जी बोलो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, दोनों सेम ही है। फिर जहां पर इंटीग्रेशन करना पड़े वो इंटीग्रेशन भी किया हमने, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो फॉर्मूला था डायरेक्टली, क्या v इज इक्वल्स टू mgh, और हम हमने h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dv बाई dh, वो हो गया mg, तो ये mg तो क्या है, फोर्स है। ओके, तो हमें वैल्यू भी मिली f इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dh, दैट इज इक्वल्स टू माइनस mg। डन। ओके, और फिर हम इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। अगर वन डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या है, सपोज x dv, अब वन डायरेक्शन की बात करें और h की जगह x बोल दे डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, x की जगह h की जगह x। ओके, तो ये क्या हो गया, dv बाई dx, अब ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f dx। फिर इंटीग्रेट कर दो दोनों को, तो ये हो जाएगा से xi टू xf, और ये हो जाएगा vi टू vf। तो ये vi टू vf में आंसर क्या आएगा, माइनस v, और उसका आ गया vf और vi, और यहाँ पर तो हमारा है ही, ये तो क्या है, वर्क डन बाय दी, वर्क डन मतलब ये हमारा क्या है, इंटीग्रल xi टू xf f dx क्या है, हमारा वर्क डन। डन, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा, ये vf माइनस vi, लेकिन वो माइनस है इसलिए वर्क डन इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू vi माइनस vf। डन। ओके, यही सारी चीजें हमने देखी, इसी का यूज हमारा आएगा। तो चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन, बट काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है और वो हम नेगेटिव लेते हैं इसलिए, अदरवाइज तो यहाँ पर भी फाइनल माइनस इनिशियल ही होता। अंडरस्टूड।